दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक विश्वनाथ त्रिपाठी का देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसमें अभी आप जब पूरा वीडियो देखेंगे लास्ट तक तो आपको समझ में आएगा कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से हमारी परीक्षा में आ चुके हैं। यहीं से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में, तो अगर आपने ये पुस्तक पढ़ ली तो समझिए आपका 70% कंप्लीट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप उससे जरूर से जुड़िएगा। चलिए शुरू करें। उपन्यास। अधिकांश स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यासों ने स्वाधीनता के उपरांत उत्पन्न बाह्य और आंतरिक स्थितियों पर कथानक को आधारित किया है। उपन्यासों की प्रवृत्ति तात्कालिक समस्याओं को सामाजिक संदर्भ में उभारने की अधिक रही है। स्वाधीनता के उपरांत जो परिवर्तन आया है उसे पूर्व स्थिति में के साथ रखकर टूटते हुए आदर्शवाद, बढ़ते हुए अवसरवाद और ईमानदारी को कुटिलता के चक्रव्यूह में जूझते हुए दिखाना हिंदी उपन्यासों की प्रवृत्ति रही है। सामाजिक परिवर्तनों को ब्यौरे से प्रस्तुत भी किया गया है। स्वतंत्रोत्तर उपन्यासों को विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब हम आंचलिक उपन्यास देखेंगे। ठीक है, आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यासों में विकास का प्रवाह कम गतिशील होता है। इनका उद्देश्य वातावरण की विशिष्टता का चित्रण होता है। व्यतीत होता है वह पात्र पाठक में एक प्रकार की कचोट या मोहकता भर देता। आंचलिक कृतियों की प्रकृति, भाषा, रीति रिवाज सब मिलकर अपने आप में ही उद्देश्य बन जाते हैं। उनका आत्मीय विवरण ही एक ऐसा रंगीन हो जाता है कि यथार्थगत विषमता ओझल हो जाती है। ऐतिहासिक विकास अपेक्षाकृत महत्वहीन हो उठता है। सभी आंचलिक उपन्यासों के बारे में यह कथन समान रूप से लागू नहीं होता, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध और चर्चित आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। मैला आंचल पूछा जा सकता है। आंचलिक उपन्यास का नाम मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणुका है। आदि के बारे में यह कथन दूर तक लागू होता है। मैला आंचल की शक्ति उसके सविस्तार अंकन में है। मैला आंचल का कथा क्षेत्र बिहार का पूर्णिया जिला है। पूछा गया क्वेश्चन है, देख रहे हैं यहीं से क्वेश्चन बनता है, लेकिन जब आप पुस्तक को पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। मैला आंचल का कथा क्षेत्र है बिहार का पूर्णिया जिला। एक ओर उन पर पड़ता हुआ नई स्थिति का दबाव और दूसरी ओर परंपरा का मोह, इस तालमेल में दोनों की विशेषता निखर उठती है। शताब्दियों में एक रस जीवन पर नए युग की पहली चोट बहुत मार्मिक हो उठती है। इस आंचलिकता में कितना दारुण यथार्थ है और उसे दूर करने की कितनी शक्ति है, यह नहीं दिखाया गया। रेणु और प्रेमचंद का यह बहुत बड़ा अंतर है। कुछ ऐसे आंचलिक उपन्यास अवश्य हैं जिनमें यथार्थ की विषम स्थितियां ओझल नहीं रहती, जैसे नागार्जुन का रतिनाथ की चाची नागा अर्जुन, बलचनमा, भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया धरती। पूछा गया है भैरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया और धरती आदि है। राही मासूम रजा आधा गांव इसीलिए विशिष्ट नहीं है कि वह किसी मुसलमान लेखक द्वारा हिंदी में रचित उपन्यास है। यह अपने आकुंठ यथार्थ चित्रण और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा होने के कारण भी विशिष्ट है। आधा गांव मुसलमान ग्रामीणों की कथा होने के कारण विशिष्ट। इस गांव के मुसलमान पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन भारत विभाजन की त्रासदी झेल रहे मुसलमानों की हिंदुओं से विशिष्टता या भिन्नता तो लोग देखते थे, किंतु उन्हें किसी अंचल का अंग बनाकर अपनी पहली बार इसी उपन्यास में प्रस्तुत किया गया। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का ऐसा उपन्यास से पूछा गया है। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह, ये वाला कई बार पूछा गया है। जो आंचलिकता और प्रगतिशील सामाजिक
आंदोलन को साथ साथ चित्रित करता है। सामाजिक पारिवारिक उपन्यास, यहाँ से भी पूछा गया है पारिवारिक उपन्यास। सामाजिक पारिवारिक उपन्यास इस दौर के सामाजिक पारिवारिक उपन्यासों में टूटते हुए परिवारों, स्त्री पुरुष के नए संबंधों। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। राजनीतिक भ्रष्टाचार का पात्रों पर प्रभाव और एवं चेष्टाओं का चित्रण है सामाजिक पारिवारिक उपन्यास में। यह सब मिला जुला मिलता है, यद्यपि कथानक प्रायः आर्थिक स्थितियों स्त्री पुरुष संबंध की ही चारों ओर घूमता है। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, इंपॉर्टेंट है। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र आदि में राजनीति मात्र को भ्रष्टाचार का स्रोत बताया गया है। कैसा उपन्यास है? राजनीतिक उपन्यास। मोहन राकेश का अंधेरे बंद कमरे वस्तुतः नागरिक जीवन में रूढ़िग्रस्त संस्कारों की यातना की कथा है। मोहन राकेश के इस उपन्यास का प्रभाव उनकी अधिकांश कहानियों के प्रभाव से भिन्न नहीं। राजेंद्र यादव का उखड़े हुए लोग, राजेंद्र यादव का पूछा गया है ये वाला भी। उखड़े हुए लोग, राजेंद्र यादव उस दंपति की कथा है जो बेईमानी और कुटिल दांव पेच की दुनिया में रह नहीं सकता। इसमें भी ध्यान राजनीति और नर नारी संबंधी यथार्थपूर्ण उपयोग का उद्घाटन करने पर है। उपेंद्र नाथ अश्क मध्य वर्ग के जीवन की विविधता को उसकी संपूर्णता में प्रकाशित कर देते हैं। वे कथा को विस्तार से कहते हैं। निसंदेह अश्क में औपन्यासिक क्षमता है जो उनके उपन्यास गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अश्क में पूरी तरह दिखलाई पड़ती है। बड़ी बड़ी आंखें उनका अन्य उपन्यास है, ये भी उपेंद्र नाथ अश्क है। बड़ी बड़ी आंखें। कामकाजी नारी की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद मध्यवर्गीय संस्कारों का आघात उसे कैसे सहना पड़ता है, इसे चित्रित करने की दृष्टि से रमाकांत का उपन्यास तीसरा देश उल्लेखनीय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रमाकांत का उपन्यास तीसरा देश। बेघर में ममता कालिया ने गतकालिक नैतिकता से चिपटे नवयुवक की यातना का चित्रण है। यह उपन्यास आधुनिक यौन नैतिकता की प्रतिष्ठा सहज ढंग से करता है। इधर असगर वजाहत का सात आसमान नामक उपन्यास इस कोटि की उत्तम कृति है। फ्रायड आदि मनोविश्लेषण शास्त्रियों का प्रभाव हिंदी कथा साहित्य पर स्वतंत्रता के पूर्व ही पड़ चुका था। इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे मनोविश्लेषण शास्त्र के सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। इसी परंपरा के दर्शन शास्त्र के विद्वान डॉक्टर देवराज ने अजय की डायरी लिखी। अजय की डायरी, डॉक्टर देवराज। अज्ञे के उपन्यास नदी के दीप, अज्ञे राजनीतिक अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषण तीनों का प्रभाव है। इंपॉर्टेंट है। नदी के दीप पर राजनीतिक अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषण तीनों का प्रभाव है। कुल मिलाकर नदी के दीप यौन भावना प्रधान उपन्यास है जो अज्ञे की चिंतन पद्धति को ध्वनित करता है। अजय की डायरी शैली में लिखा गया है। अजय की डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें दाम्पत्य जीवन का विचलन। अजय की डायरी, डॉक्टर देवराज। दाम्पत्य जीवन का विचलन, लड़कियों की शादी की समस्या, शिक्षा जगत में फैला भ्रष्टाचार, इन सबको एक दूसरे से संबंध कर दिया गया है अजय की डायरी में। आगे है अस्तित्ववादी उपन्यास। अस्तित्ववादी उपन्यास अज्ञे का एक अन्य उपन्यास है। अपने अपने अजनबी है। इनका उपन्यास है अस्तित्ववादी उपन्यास अपने अपने अजनबी, जहां 3-4 लोग भयंकर बर्फीले मौसम में एक घर में साथ साथ रहने
को बाध्य हो गए हैं। मानव की अंतिम नियति मृत्यु उन पर छाई रहती है। मृत्यु के संदर्भ में उनकी अतीत और वर्तमान चेष्टाएं महत्वहीन और निरर्थक लगती हैं। नियति और व्यर्थता बोध उपन्यास के केंद्र में है। अस्तित्ववादी उपन्यास है अपने अपने अजनबी अज्ञे का। ऐतिहासिक उपन्यास। ऐतिहासिक उपन्यास पूछा जाता है, ये भी कौन सा उपन्यास ऐतिहासिक है या कौन सा आंचलिक है, सामाजिक मनोविश्लेषणवाद, ये सब पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए देखते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। इस युग में ऐतिहासिक उपन्यास अधिकांशतः उन्होंने लिखे जो पहले से लिख रहे थे। वृंदावन लाल वर्मा ने मृगनयनी लिखा 1950 में। मृगनयनी 1950, वृंदावन लाल वर्मा। वर्मा जी के उपन्यासों की कथा वस्तु में बहुत विचित्रता एवं आकर्षण है। बुंदेलखंड का जीवन सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है। मृगनयनी में बुंदेलखंड का जीवन सांस्कृतिक दृष्टि से संपन्न है, यह उनके उपन्यासों में पर्याप्त दिखाई पड़ता है। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिंह सेनापति 1957 में लिखा। राहुल सांस्कृत्यायन का उपन्यास सिंह सेनापति 1957। सिंह सेनापति का नाम अंगुत्तार निकाय में आया है। वह जैन धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया था। उस युग के अनेक सूत्रों को अपने युग में से मिलाना इस उपन्यास का उद्देश्य मालूम पड़ता है। चतुरसेन शास्त्री ने वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री 1949 नामक एक बृहत रोमानी उपन्यास लिखा, जिसमें कथा को ऐतिहासिक वातावरण में देखा गया है। लेखक ने हास्योन्मुख बुद्धकालीन भारत के विलासी और मादक रूप को धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं के बीच प्रस्तुत किया है। इस बीच पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख 1963, इंपॉर्टेंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973 और अनामदास का पोथा 1977 में लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारुचंद्र लेख 1963, पुनर्वा 1973, अनामदास का पोथा 1977। इन उपन्यासों में द्विवेदी जी अधिकांश वस्तुनिष्ठ होते गए। बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। बाणभट्ट की आत्मकथा में वातावरण और मनस्थितियां की तीव्रता और संयम का चित्रण प्रधान था। चारुचंद्र लेख की मूल कथा प्रबंध चिंतामणि से ली गई है। यहीं से क्वेश्चन बनता है, देखिए चारुचंद्र लेख की मूल कथा प्रबंध चिंतामणि से ली गई है। इसमें आदिकालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि स्थितियां चित्रित हैं। उस काल में अनेक धार्मिक साधनाएं किस प्रकार एक दूसरे से टकरा रही थी, यह देखने में आ जाता है। इस उपन्यास का मूल उद्देश्य धार्मिक कर्मकांड और रहस्यमयता की निस्सारता दिखाकर मान्यता को प्रतिष्ठित करना है। पुनर्वा में लोरिक चंदा की लोक कथा को मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़कर कथा में कालिदास को भी लाया गया है। मृच्छ कटिकम की कथा से जोड़कर इसमें सामाजिक विधि निषेधों की पुनर्परीक्षा की गई है। अनामदास का पोथा छंदोग्य उपनिषद की एक कथा पर आधारित है। अनामदास का पोथा छंदोग्य उपनिषद की एक कथा पर आधारित है। इसमें परम सत्ता विषयक ज्ञान साधना और रागात्मक वृत्ति का एक प्रकार से सामंजस्य है। द्विवेदी जी के उपन्यासों में प्राचीन भारत का वातावरण सांस्कृतिक साधना के साथ इस ढंग से चित्रित किया गया है कि वे आधुनिक मानव की बाह्य और आंतरिक समस्याओं और समाधान की व्यंजना करने लगती हैं। अमृतलाल नागर का उत्कृष्ट उपन्यास है मानस का हंस 1974 में प्रकाशित हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
मानस का उपन्यास अमृतलाल नागर 1974 में प्रकाशित हुआ। यह हिंदी के महान कवि तुलसीदास के मानसिक विकास और युग के विविधतापूर्ण जीवन को साक्षात्कार कर देता है। मानस का हंस तुलसीदास के ऊपर है, ठीक है। अमृतलाल नागर का 1974। राजनीतिक उपन्यास। इस दौर में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के व्यापक प्रभाव को ध्यान में रखकर ऐसे सामाजिक उपन्यास लिखे गए जिनमें ऐतिहासिक प्रवाह की अनुभूति पाठक को हो जाती है। इनमें सामान्य जन समूह में पड़ते हुए राजनीतिक दबाव को बहुत सामान्य घटनाओं और मनःस्थितियों के चित्रण के माध्यम से सांकेतिक किया गया है। यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का बूंद और समुद्र, अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी का तमस, ऐसे ही उपन्यास हैं राजनीतिक उपन्यास। इनमें लेखक की परिपक्व राजनीतिक समझ राजनीति को बहुत व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत करती है। झूठा सच 1958 विभाजन की महाकाव्यात्मक गाथा है। इंपॉर्टेंट है, झूठा सच पूछा जाता है। 1958 विभाजन की महाकाव्यात्मक गाथा है। भारत विभाजन की त्रासदी कितनी भयंकर और प्रभाव में दूरगामी है, इस पर यशपाल जैसे पुराने क्रांतिकारी और प्रतिबद्ध लेखक का ध्यान जाना उचित था। एक बहुपरिचित झूठ यानी सांप्रदायिकता ने कितने बड़े सच अर्थात भारतीय जनता की वास्तविक आकांक्षा को पीछे धकेल दिया। इस घटना ने कितने व्यक्तियों को कितने रूपों में पीड़ित किया, इसकी वेदना यह उपन्यास पाठक को संप्रेषित करता है। कामतानाथ का काल कथा और अमरकांत का इन्हीं हथियारों से स्वाधीनता आंदोलन पर आधारित उपन्यास है। इन्हीं हथियारों से अमरकांत। महानगरीय उपन्यास। आगे है महानगरीय उपन्यास। महानगरीय जीवन को लेकर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित ने मुर्दाघर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, पंकज विशिष्ट ने लेकिन दरवाजा लिखा है। मुर्दाघर बंबई के वेश्या जीवन पर, इंपॉर्टेंट है, मुर्दाघर किस पर आधारित है? बंबई के वेश्या जीवन पर। और लेकिन दरवाजा जो कि पंकज बिष्ट का है, लेकिन दरवाजा दिल्ली के साहित्यकारों के हर्षोन्मुख सुविधा खोजी जीवन पर आधारित है। मन्नू भंडारी आपका बंटी और महाभोज भी आधुनिक जीवन की विसंगतियों को रूपांतरित करता है। अलका सारावगी ने कलिकाया वाय पास प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। अलका सारावगी ने कलिकाया वाय पास प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। व्यंग्य प्रधान उपन्यास। भैरव प्रसाद गुप्त ने अंतिम अध्याय नामक उत्कृष्ट व्यंग्यपरक उपन्यास लिखा है। इस दौर में अन्य प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा है। पूछा गया है यहाँ से। भैरव प्रसाद गुप्त ने अंतिम अध्याय व्यंग्यपरक उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी और मनोहर श्याम जोशी का कुरु कुरु स्वाहा, ये सब व्यंग्य प्रधान उपन्यास है। जोशी का कश्यप क्षेत्रीय प्रेम कथा है। काशीनाथ सिंह का अपना मोर्चा शिक्षा जगत की हलचलों का चित्रण मौलिक ढंग से करता है। अपना मोर्चा, काशीनाथ सिंह। इस क्षेत्र को उपन्यास के विषय के रूप में चुनना महत्वपूर्ण होगा। पंजाब की विभाजन पूर्व स्थितियों पर स्मृति रूप कृष्णा शोभती जिंदगी नामा उपन्यास में दिखाई देता है। पंजाब की विभाजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लीजिए। पंजाब की विभाजन पूर्व स्थितियों का स्मृति रूप किसमें मिलता है? कृष्णा शोभती के जिंदगी नामा उपन्यास में दिखाई देता है। पंजाब का विभाजन से लिया गया है। आगे कहानी।
इस कालखंड का सामान्य परिचय देते हुए कहा जा चुका है कि स्वाधीन भारत के सुदूर क्षेत्रों में निर्माण कार्य, आम चुनाव, राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जगाने एवं शिक्षा का प्रसार होने के इन क्षेत्रों का संबंध नगरों से अभूतपूर्व और तौर पर जुड़ा है, जिसमें आंचलिक साहित्य सामने आया है। साथ ही साथ स्त्री शिक्षा का व्यापक प्रचार होने और नारियां नौकरियां पाने के से परिवार में उनकी स्थिति बदली। नगरों महानगरों में औद्योगिक विकास होने से सामूहिक जीवन का महत्व सामने आया है। व्यक्ति का मनोजगत कहीं अधिक जटिल हो गया। हिंदी कहानी पर इन सबका दबाव पड़ा। इससे वस्तु संवेदन के साथ कहानी का रूप विधान भी बदला। 1955 के आसपास नई कहानी आंदोलन चल निकला। 1955 इस कहानी आंदोलन को प्रवर्तित और प्रतिष्ठित करने में नई कहानियों के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त की महत्वपूर्ण भूमिका है। नई कहानियां के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त। नई कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी को अनेक प्रतिभाशाली कहानीकार दिए। नई कहानी के आंदोलन ने स्वतंत्रोत्तर स्थितियों के दबाव से पैदा होने वाली मानसिकता की जटिलता को अपनी संवेदना में समेट लिया। इसीलिए नई कहानी की वस्तु संवेदना के अनेक पक्ष हैं। उन सभी को सामूहिक तौर पर नई कहानी की वस्तुगत विशेषताओं में गिना जाता है। आंचलिकता, नए पारिवारिक संबंध, भ्रष्टाचार, व्यंग्य, विडंबना आदि नई कहानी की संवेदना का निर्माण करते हैं। आंचलिक कहानियों से तात्पर्य उन कहानियों से है जिनमें किसी क्षेत्र के वातावरण की विशेषता को ही रेखांकित करना कहानीकार का उद्देश्य होता है। इसी दृष्टि से आंचलिकता को ग्राम कहानी से अलग किया जा सकता है। ग्रामीण जीवन की कहानियों में देहाती वातावरण हो सकता है, किंतु वातावरण का चित्रण अपने आप में उद्देश्य नहीं होगा। वे ग्रामीण जीवन की कोई चारित्रिक या सामाजिक समस्या को सामने लाएगी। आंचलिक कहानीकार समस्या को लाएगा भी तो ऐसे ढंग से नहीं कि वही कहानी का मुख्य विषय बन जाए। जो हो स्वाधीनता के कुछ वर्षों बाद ही ग्रामीण जीवन को लेकर लिखी गई कहानियों का दौर चला। ऐसी स्थितियों और चरित्र जो सर्वदा के लिए लुप्त हो रहे हैं या अपनी ग्रामीण विचित्रता के कारण असामान्य चरित्र चित्रित होने लगे। शिवप्रसाद अपनी ग्रामीण विचित्रता के कारण असामान्य हैं चित्रित होने लगे। शिवप्रसाद सिंह की दादी माँ शिवप्रसाद सिंह दादी माँ मार्कंडे की गुलरा के बाबा। शिवप्रसाद का दादी माँ मार्कंडे गुलरा के बाबा। ऐसी ही चरित्र प्रधान ग्रामीण कहानियां हैं। आंचलिकता की चर्चा वस्तुतः रेणु के उपन्यास मैला आंचल से शुरू हुई। रेणु की कहानियों में पात्रों की चेष्टाएं, भाषा आदि क्षेत्रीय वातावरण में घुली मिली दिखाई होती हैं। इंद्रिय बोध, लोक कथा, लोक धुनें रेणु की कहानियों में विशिष्ट उपादान हैं। अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी तीसरी कसम में 40 वर्षीय ग्रामीण गाड़ीवान हीरामन और प्रसिद्ध कहानी उनकी है तीसरी कसम। 40 वर्षीय गाड़ीवान हीरामन और नर्तकी हीराबाई के परस्पर आकर्षण की कथा के आधार पर रेणु ने कहानीकार के रूप में मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया। भारतीय समाज विशेषतः सवर्ण समाज में नारी की स्थिति दयनीय रही है। स्वाधीन भारत में शिक्षित और नौकरी प्राप्त नारियां भी कहानियों के पात्र बनने लगी। पहले की कहानियों में पत्नी या प्रेमिका ज्यादा व्याकुल होती थी। प्रेमी या पति उपेक्षा दिखाता था, यहाँ कहीं और अनुरक्त हो जाता था। पत्नी या प्रेमिका को अधिकतर उस पर रिझी हुई या प्रेममग्न ही दिखाया जाता था। मोहन राकेश की कहानी है एक और जिंदगी। मोहन राकेश में नायक उद्विग्न है, उसे पाठक की सहानुभूति की तलाश है।
कारण यह है कि पत्नी उसकी उपेक्षा करती है, पत्नी नौकरी करती है और आर्थिक तौर पर स्वतंत्र है। नर नारी के प्रेम की अवधारणा में जो उदारता कहानियों में दिखलाई पड़ती है, उसका कारण कहीं न कहीं नारी का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना और शिक्षित होना भी है। इस दृष्टि से कमलेश्वर का राजा निर्वंशिया और रविंद्र कालिया की कहानी 9 साल छोटी पत्नी उल्लेखनीय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रविंद्र कालिया की कहानी है, कमलेश्वर की कहानी है राजा निर्वंशिया और रविंद्र कालिया की कहानी है 9 साल छोटी पत्नी उल्लेखनीय। स्त्री पुरुष के संबंधों को लेकर एक साहस्यपूर्ण कहानी कृष्णा सोबती मित्रों मर जानी है। बदलते हुए परिवेश संबंधों के साथ मध्यवर्गीय व्यक्ति अनजाने ही क्रमशः अपनी मानवीय संवेदना खो बैठता है। इसे राजेंद्र यादव ने टूटना जैसी कहानी में व्यक्त किया है। आधुनिक जीवन में हमारे परंपरागत मूल्य कितनी आसानी से टूट जाते हैं, इसे सानी ने इमारत ढहाने वाले कहानी में दिखाया। सानी का है इमारत ढहाने वाले। सानी मानव संबंधों को उभारने में कुशल है। इस प्रसंग में नारी जीवन की एक रचना को मार्मिक तौर पर उभारने वाली कहानी रोज का उल्लेख अनिवार्य है। इसके लेखक अज्ञे हैं। रोज कहानी के लेखक हैं अज्ञे। इस बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति को हिंदी कहानी में चीफ की दावत और वापसी के माध्यम से क्रमशः भीष्म साहनी तथा उषा प्रेमदा ने दर्शाया है। चीफ की दावत में उपेक्षिता और परिवार में कूड़ा करकट की तरह छिपाई जाने वाली वृद्धा माँ का महत्व उजागर करके प्रतीकात्मक ढंग से परंपरा का महत्व दिखाया गया है। वापसी निहायत निर्मम ढंग से यह दिखाती है कि सेवानिवृत्त होकर मनुष्य अपने ही परिवार में किस तरह फालतू हो जाता है। वापसी कहानी में टूटते हुए संयुक्त परिवार की विवश स्वीकृति है। स्वाधीन भारत की गुजरती हुई पीढ़ी की वास्तविक वेदना तीव्रतम रूप से अमरकांत की कहानी है डिप्टी कलेक्टरी में व्यंजित है। अमरकांत की कहानी है डिप्टी कलेक्टरी। इस कहानी में डिप्टी कलेक्टरी की परीक्षा देता है बेटा और आतुरता की धार पर वेदना सहता है। पिता की पुत्र से आशाएं आकांक्षाएं मानो अतीत की वर्तमान के प्रति शुभकामनाएं हैं। सकलदीप बाबू की व्यग्रता और अधीरता की चेष्टा में मध्यवर्गीय समाज की रूढ़ियों, अंधविश्वासों, एकरसता और उन सबसे उबरने की मानसिकता है। अमरकांत की कहानियां हमारे सामाजिक जीवन की अमानवीय स्थितियों एक यातनागर की तरह पेश करती है और इससे उबरने की असफल चेष्टाओं का चित्रण करके यातनाग्रस्त समाज की दयनीयता को और मार्मिक बना देती है। स्वाधीन भारत के मध्य वर्ग में उपजी प्रायः हर प्रकार की कुटिलता इस प्रकार आदर्शवादी के वातावरण में आचरण करती है। इसका चित्रण हिंदी कहानी में सार्थक तौर पर अमरकांत के यहाँ मिलता है। वे अभावग्रस्त पात्रों या दया नहीं उड़ेलते, उन्हें भी काइयाँ दिखाकर उनकी निरीहता दिखाते हैं। इस दृष्टि से वे प्रेमचंद की कफन जैसी कहानी की परंपरा का विकास करते हैं। कफन कहानी प्रेमचंद का है जैसी कहानी में परंपरा का विकास करते हैं। जिंदगी और जोग, सप्ताहांत, मूस, मकान, हत्यारे, इसी तरह की कहानियां। अमरकांत के यहाँ स्वतंत्रोत्तर भारत का दो मुहापन व्यक्त हुआ है। इस स्थिति को झेलकर भी मनुष्य यथासंभव अपनी मूल्यवत्ता सजोए हुए है। यह शेखर जोशी की कहानियों की मुख्य संवेदना है। मूल्यवत्ता को प्रकट करने वाली कहानियां प्रायः भाववादी पद्धति पर रची जाती हैं। शेखर जोशी ऐसी कहानियों को भी जटिल ताने बाने से तैयार करते हैं। इस रचनात्मक क्षमता के वे अकेले कहानीकार हैं जो दबे सधे और निश्चित ढंग से पात्रों की मानवीयता उभार सकता है। कोशी का घटवार का प्रेम, दाजू में पहाड़ी लड़के का स्वाभिमान, बदबू में जड़ व्यवस्था का अंग,
बनने की आशोकित हलवाहा में निश्चयात्मक बोध आदि इसी रचनात्मक शक्ति से निर्मित है। निर्मल वर्मा मन की गहरी परतों को उघाड़ने वाले कहानीकार हैं। यहाँ बाह्य परिस्थितियों से जो प्रभाव पड़ता है उसका प्रभाव मन पर इस तरह पड़ता है कि पाठक मनोजगत में ही रम जाता है। स्थितियों का ठोसपन या उसका बाहरीपन निर्मल वर्मा की कहानियों में कम महत्वपूर्ण है। संगीतात्मकता और दृश्यों का संवेदनशील वर्णन उनकी शैली की विशेषता है। निर्मल वर्मा संवेदना की सूक्ष्मता और पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण है, व्यापकता के लिए नहीं। नई कहानी के रूप विधान की विशेषता कहानी के सारे तत्वों का संश्लेषण है। इसमें तत्वों की सत्ता अलग नहीं रह गई। वातावरण उद्देश्य में व्यंजित कर सकता है, भाषा वातावरण का भी काम करती है। नई कहानियों में कथा तत्व हास हुआ है। इसकी क्षतिपूर्त प्रधानता नाटकीयता, सादृश्य विधान, प्रतीकात्मकता एवं बिंब विधान से हुई है। नई कहानी में पूर्व दीप्ति, चेतना प्रवाह आदि शैलीगत प्रयोग उचित मात्रा में मिलते हैं।